नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस सब्जेक्ट की यूनिट 3 जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है, डिस्कस करेंगे। इस श्रृंखला में ये लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। पहला जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का था, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली जब हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर के अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, तो हम उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम कैरियर के एंगल को मॉडिफाई करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, देन वी नो दिस मॉड्यूलेशन स्कीम एज अ एंगल मॉड्यूलेशन। अब किसी भी सिग्नल के जो एंगल होते हैं उसको हमें वेरिएट करने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक उसका हम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करें और एक उसका हम फेज एंगल वेरी करें। ठीक है, तो इस तरह से एंगल मॉड्यूलेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता है। फर्स्ट वन इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करें, और सेकंड ऑप्शन जो एंगल को मॉड्यूलेट करने का है, दैट इज अ फेज मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से हमारे पास दो स्कीम है किसी कैरियर को मॉड्यूलेट कर, उसके कैरियर के एंगल को मॉड्यूलेट करने की। तो आइए हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं इट इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ फेज मॉड्यूलेशन स्कीम, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम उसके सेकेंड टाइप को, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहीं पे एक चीज ध्यान देने की है, अगर हम इसके स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें, जो है वो मॉड्यूलेशन की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। जनरली आप लोगों ने जब अपने मोबाइल पे, अपने रेडियो सेट पे एफएम वगैरह ट्यून करते हैं, तो देखते होंगे जैसे जनरली 93.5 या 104 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही आपको जो आपके एफएम चैनल्स होते हैं उनकी आपको रेंज जो है वो फ्रीक्वेंसी की लगभग इसी रेंज में मिलती होगी, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर अब अपने आप को कंसंट्रेट करें। तो द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंजेस द फ्रीक्वेंसी एफसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, जैसा हम लोगों ने एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखा था कि हम लोग कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर हम उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, किसके हिसाब से? मैसेज सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, द बैंडविड्थ फॉर द एफएम इज हाई। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, और इट अप्रॉक्स 10x द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, लगभग 10 गुने के बराबर। ठीक है, जो हमारा सिग्नल हम यूज करते हैं एफएम मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे और अच्छे से हम लोग अभी आगे जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एफएम की बैंडविड्थ हम कैसे हाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है, और सबसे पहले हमें क्या करना है इस पूरी प्रक्रिया में, कि किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करना है तो हमारे पास एक ऐसी कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके हम इनपुट को वैरी करें, और वो हमको जो उसका आउटपुट में हमें सिग्नल प्राप्त हो, वो कैसा हो, उसकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वैरी हो रही हो। ठीक है, तो एक आप लोगों ने वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर, जिसको वीसीओ के नाम से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हम उसके इनपुट पे कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, और उसके हिसाब से उस जो ऑक्सीलेटर है, उस ऑक्सीलेटर का जो सिग्नल आउटपुट पे मिल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी वैरी होती है। ठीक है, जैसे इसके नाम से क्लियर है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीलेटर देखा था, क्या बेसिकली करता था,
एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जो है वो सिग्नल हमें जनरेट करके देता था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि वही जो हमारा ऑसिलेटर पे जो हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी को हम वैरी कराएं, किसके हिसाब से, जो इनपुट पे हम सिग्नल अप्लाई करें। ठीक है, तो यहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अचीव किया जाएगा कि हम किसी मैसेज सिग्नल को एक वोल्टेज ऑसिलेटर के इनपुट पे अगर लगा दें, ठीक है, तो होगा क्या, वो जो इनपुट सिग्नल होगा वो वोल्टेज ऑसिलेटर के थ्रू जो हमारा ऑसिलेशन के थ्रू सिग्नल उत्पन्न हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वैरी करेगा। इस तरह से हमें आउटपुट पे जो सिग्नल प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल वैरी हो रही होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आप इसके जो है वो ग्राफ से समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एक साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया, लगभग साइनसॉइडल है, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइनसॉइड। ठीक है, ये हमारा मैसेज सिग्नल हो गया। अब कैरियर सिग्नल अभी तक जो हमारा मॉड्यूलेटर था वो बेसिकली एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल को जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी अभी तक कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या वैरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं क्या कि जो हमारा ऑसिलेटर था एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा था। अब हमने क्या किया, वीसीओ का इस्तेमाल किया। तो वीसीओ के इनपुट पे इस हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई कर दिया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमने अप्लाई किया वीसीओ के माध्यम से इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वैरी करेगा। तो आप जानते हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड राइज कर रहा होगा तो इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये हो जाएगी एफसी प्लस एफएम। मतलब जैसे एफसी तो वैल्यू कांस्टेंट होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी, अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही होगी हमारा उस सिग्नल में की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एड ऑन होती जाएगी। और इस तरह से आप जो रिजल्टेंट में आप देखेंगे तो जो आपको एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती गई और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सिग्नल के जो ऑसिलेशंस थे उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई एज कंपेयर टू द हमारा ओरिजिनल जो कैरियर सिग्नल था। ठीक है, फिर जैसे जैसे इस हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज होती गई। ठीक है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी और जो मॉड्यूलेशन होगा, ऑसिलेशंस होंगे, अब धीरे धीरे वो स्लो होने लगेंगे। तो इस तरह से जो हमारी इफेक्टिव वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, जो है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इस तरह से जब हमारा एम्पलीट्यूड मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज कर रही होगी उसकी वैल्यू, तो हमारे जो एफएम सिग्नल है उसकी ऑसिलेशंस की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये डाउनवर्ड्स जा रही होगी, ठीक है, डिक्रीज कर रही होगी, तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रिड्यूस करेगी और जो हमारा वेवलेंथ की वैल्यू लेमडा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने कैसे हम अपने एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके वेरिएशन को किस तरीके से हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक कैरियर सिग्नल के ऊपर, जिसके में हम देख पा रहे हैं कि उस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, और इस तरह से हमको एक एफएम सिग्नल जो है वो मिलता है आउटपुट पे वीसीओ कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के आउटपुट पे इस तरह से हम एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसके फ्रीक्वेंसी एफएम का जो बैंडविड्थ होती है उसकी हम बात करें तो बी एफ एम इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू बी। यहाँ स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी एक आपका कांस्टेंट है, अभी इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
इसकी बैंडविड्थ के बारे में हम और चर्चा अभी करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हम एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बी बेसिकली जो है वो कैपिटल बी वो आपका जो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू है। क्या चीजें हैं अभी इसका जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा हम लोगों ने देखा जो है, अब हम बात करते हैं एफएम बैंड एलोकेशन की। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जब भी एफएम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होनी चाहिए, 88 से 108। ठीक है, ये रेंज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी रेंज में हम सारे मॉड्यूलेशंस की प्रक्रिया करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, एक हमारा कैरियर सिग्नल होगा, इसी कैरियर सिग्नल के हम जो है फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी की एक मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, fc प्लस fm, और एक मिनिमम वैल्यू जो कि fc माइनस fm होगी। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे हमारा डिपेंड करेगा पूरा इसका जो बैंडविड्थ की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम था, और स्पेक्ट्रम में कैसे हम लोग बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे अभी हम लोग आगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अभी तक आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी। एक पहली चीज तो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है एफएम का वो पढ़ी, और कैसे हमारा जो है वो एफएम सिग्नल ऑक्सिलेट एफएम सिग्नल वीसीओ के माध्यम से जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूलेशन प्रक्रिया को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर फिक्स्ड। ठीक है, ध्यान रखने की ये बात है कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हमारे पास जैसे किसी सिग्नल को वेरी करने के तीन पैरामीटर्स थे, या तो उसके हम एम्पलीट्यूड को वेरी करें, या तो इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, या तो उसके फेस को वेरी करें। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में हम लोग अपने एम्पलीट्यूड को वेरी करते थे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, और वहां पे हम फ्रीक्वेंसी और फेस को क्या कांस्टेंट रखते थे। इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम किसी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं और फेज को कांस्टेंट रखते हैं, यहां पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई आपका मैसेज सिग्नल जो है, उस मैसेज सिग्नल की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, जो आपके मैसेज सिग्नल की वैल्यू है, उसी के हिसाब से हम उस कैरियर को, मान लीजिए हमने ये कहा कि हम 0.2 सेकेंड पे हम मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है, तो 0.2 पे हम फाइंड करेंगे इसका क्या है एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड के हिसाब से इस कैरियर को अगर हम वेरी करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, दिस वन। ठीक है, ये मिलेगा आपको कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी इसका चेंज हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल चेंज हो रही है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फिर अब आइए इसके हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो हम और अच्छे से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझ पाएंगे। तो आइए इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि मान लीजिए कोई सिग्नल है हमारे पास ft, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से भी जानते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं ft इज इक्वल टू Vm cos ओमेगा mt। ठीक है, ओमेगा m क्या है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, Vm क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। वहीं आपका कैरियर सिग्नल है Vct इज इक्वल टू AC cos ओमेगा सी टी। यहाँ पर ओमेगा सी क्या है, आपका कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, और AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल बी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं
तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इस जो है वो कैरियर का, फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा सी, इस ओमेगा सी को हम वैरी करें अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल को मान लीजिए हम एफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक हमारी एक्सप्रेशन बनेगी जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करेंगे के इंटू एफ से। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होगी, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी किसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल के लिए। और जब एफ की वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, सिग्नल की बढ़ रही होगी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। और जब एफ की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी हमारी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी जो आपका मैसेज सिग्नल है, यहाँ पर के क्या है, एफएम का आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी के हिसाब से हम इस ओमेगा सी जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर की, उसमें क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, जिसको हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एसी क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो जैसे हमने सीखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज करते थे, वैसे यहाँ पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं इसके कैरियर सिग्नल की। ठीक है, अब आगे अगर हम इसको और देखें कि हमारा फीचर्स क्या होते हैं एफएम सिग्नल के, तो एफएम सिस्टम इज हाई फाई, मतलब हाई फिडेलिटी। अब फिडेलिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम आगे इससे पहले डिस्कस किए हैं, इससे पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, बेसिकली होता क्या है फिडेलिटी, कि दो मिनिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड होता है हमारा, जो भी हमारे स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो, और वो आपस में जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बीच के कितना डिफरेंस है, जिससे हम अपनी वॉइस की क्लियरिटी और सिग्नल की क्लियरिटी को अचीव कर पाते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपका फिडेलिटी से ही हम उसको डिफाइन कर पाते हैं। और एफएम सिस्टम जो होता है वो आपका वो एक हाई फिडेलिटी सिग्नल होता है। ठीक है, सिंस एफएम सिग्नल हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर सच सिस्टम इज मच हायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालेंगे तो यहाँ जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर की वैल्यू आएगी वो हाई होगी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम इज सेम एज दैट ऑफ एएम इन केस ऑफ एनबीएफएम। एनबीएफएम क्या है, नैरो बैंड एफएम होता है। और बेसिकली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नैरो बैंड एफएम एंड सेकेंड वन इज वाइड बैंड एफएम। ठीक है, अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देखना क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है एफएम सिग्नल का, ठीक है, इज सेम एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम सिग्नल की ही तरह होता है अगर हमारा सिस्टम नैरो बैंड एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल है। बट इन जनरल द नंबर ऑफ साइड बैंड एंड कैरियर एम्पलीट्यूड varies according to the modulation index MF। ठीक है, अब साइड बैंड्स कैसे, नंबर ऑफ साइड बैंड्स इसमें कितने होते हैं, ठीक है, ये कैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो पैरामीटर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो FM requires infinite amount of bandwidth for transmission since the number of side bands are infinite in FM signal। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आइडियल केस में बैंडविड्थ की हम बात करते हैं, ठीक है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट अमाउंट। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि FM रिक्वायर्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ साइड बैंड आर
इनफाइनाइट इन एफएम सिग्नल, क्योंकि नंबर ऑफ साइड बैंड जो है इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर, मतलब क्या है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा होगा, ठीक है, वो वेरिएशन कैसा है कि एक जगह से स्टार्ट होता है तो लोअर होते 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 बहुत दूर तक, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम है वो किसी शार्प एज पे जो है वो नहीं बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको इनफाइनाइट अमाउंट का बैंडविड्थ चाहिए होता है, क्योंकि बैंडविड्थ आप ऐसे डिफाइन करते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यू माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस होगा, बेसिकली अगर हम आइडियल एफएम सिस्टम की बात करें तो उस केस में ये इनफाइनाइट वैल्यू का होता है। ठीक है, और बैंडविड्थ की अगर हम जो है वो एफएम सिस्टम में बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा प्लस एफएम। और डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बेसिकली मैक्सिमम डेविएशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन, और मैक्सिमम डेविएशन की हम बात करें तो ये आइडियल के केस में इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तभी हमारा बैंडविड्थ की हम जो बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी जो है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एफएम सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं किसी एफएम मॉड्यूलेशन सिस्टम में। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है जो मैक्सिमम डेविएशन है। ठीक है, मतलब हमारा जो एफएम कैरियर की वैल्यू है और उसके साथ जो हमारा सिग्नल मैसेज सिग्नल है, उन दोनों का जो डेविएशन है फ्रीक्वेंसी का, उसमें कई सारे डेविएशन होंगे, उसमें जो मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम डेविएशन का अगर हम रेशियो लेते हैं किससे, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कई सारे कंपोनेंट अगर फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेशन सिग्नल में प्रेजेंट है तो जो मैक्सिमम वैल्यू का सिग्नल होगा उसी को हम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफएम बोलते हैं, और डेल्टा अपॉन एफएम इज नोन एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर ऑफ एफएम इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एफएम, इट इज इक्वल टू द AC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, AC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है, ए बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक है, आपने इससे पहले देखा था कि जो हमारा पावर क्या होती है किसी साइनोसॉइडल सिग्नल की, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 होती है। और चूंकि हमारे कैरियर का, जैसा हमने लास्ट भी इक्वेशन में देखा है कि जो हमारे कैरियर की पावर होती है, वो कैरियर जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है उसको हम वहां यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, कैरियर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे AC इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो AC है दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। और हमने बताया था आपको कि साइनोसॉइडल सिग्नल के केस में अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 होता है, और चूंकि कैरियर की जो एम्पलीट्यूड है दैट इज द AC, तो हियर द पावर बिकम इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या और फिर अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एफएम की बात करें कि एफएम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो कितने तरीके के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज, जैसा मैंने आपको बताया था, नैरो बैंड एफएम, एंड सेकंड वन इज वाइड बैंड एफएम। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम होता क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसा कि आपने देखा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका होता था जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो की वैल्यू जो होती थी वो मैक्सिमम डेविएशन जो है डेल्टा अपॉन मैक्सिमम जो आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती थी, उन दोनों का रेशियो होता था। ठीक है, जैसा यहाँ पे आपने देखा, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डेल्टा अपॉन एफएम। तो अगर हम जो है इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करें किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, और अगर m की वैल्यू हमको लेस देन 1 मिलती है, m की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो हमारा डेविएशन है
दैट इज द न्यूमरेटर मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उससे कैसी है, कम है, ठीक है। इसलिए हमको जो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डेविएशन है उसकी वैल्यू अगर एफएम से कम है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कम है से कम होती है, तो ऐसे में हमको एम की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। और हम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे नैरो बैंड एफएम, ठीक है। क्या बोलेंगे, नैरो बैंड एफएम। और यहीं पे अगर m की वैल्यू, m क्या था आपका, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, m की वैल्यू लेस देन 1 है, और m की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, जब आपका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन है वो कैसा हो, बड़ा हो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, इसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से अधिक है, और ये हमारा सिस्टम जो है क्या है, वाइड बैंड एफएम है, ठीक है। नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम। तो आइए नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में कुछ और चीजें जानते हैं, ठीक है। In narrow band FM, the maximum modulating frequency is 3 kilohertz and maximum frequency deviation is 75 kilohertz. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन नैरो बैंड सिस्टम में जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलोहर्ट्ज है, ठीक है, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 75 किलोहर्ट्ज, ठीक है। In wide band FM, the maximum modulating frequency is 30 kilohertz to 15 kilohertz, and the maximum frequency deviation is 75 kilohertz. ठीक है, the bandwidth of wide band FM is 15 times of the narrow band FM. ठीक है, जो अभी हम बैंडविड्थ कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो बैंडविड्थ आपकी देखा था कि किस पे डिपेंड कर रही थी, 1 प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। तो स्मॉल बी जो है क्या है, उस वो हमारा आपका एफएम का है, फ्रीक्वेंसी बैंड का वो मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट होता है। और अगर हम उसके टर्म में बात करें तो जो हमारी बैंडविड्थ होती है वाइड बैंड एफएम की, वो 15 टाइम्स जो है वो हायर होती है नैरो बैंड एफएम की, ठीक है। तो जहां पर हमको बैंडविड्थ इफिशियंसी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि नैरो बैंड एफएम का कॉन्सेप्ट यूज करें, और जहां पर हमें बैंडविड्थ और की जो है इतनी जो है वो सेविंग की आवश्यकता नहीं है, हम वहां पर वाइड बैंड के माध्यम से अपने सिस्टम को भेजें। चूंकि नैरो बैंड हमारा सिस्टम वो जो है वो बैंडविड्थ इफिशिएंट है और इसकी कुछ अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, और वाइड बैंड एफएम इससे 15 गुना ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। अब यहीं पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, अगर हम उनकी बात करें, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, ठीक है। प्री एम्फेसिस बेसिकली हम जो हमारा ट्रांसमीटर साइड में हम इसको अप्लाई करते हैं, और जो डी एम्फेसिस होती है वो बेसिकली प्री एम्फेसिस का ही जो है वो रिवर्स टास्क होती है, जिसको हम ट्रांसमीटर पर जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कब इसको अप्लाई करते हैं, if the frequency increasing then amplitude decreasing, due to this signal decreases, hence decreasing the signal to noise ratio। जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड घटता है, ठीक है। तो सिंस द सिग्नल अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सिग्नल की जब वैल्यू घटेगी, ठीक है, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, और उस समय अगर नॉइज की वैल्यू एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है और सिग्नल की वैल्यू हमारी घट रही है, तो एसएनआर की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। देयरफॉर द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट व्हिच हैव लो एसएनआर आर बूस्टेड और एम्फेसाइज्ड पीरियड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो ऐसी सरकमस्टांसेस में हमको क्या करना है, जो हमारा एफएम सिग्नल है उसको बूस्टअप करने की जरूरत है, और वो बूस्टिंग हम किसके द्वारा प्रोवाइड करेंगे, इस सिग्नल की प्री एम्फेसिस करेंगे, ठीक है। मतलब सिग्नल को भेजने से पहले उसमें कुछ बूस्टिंग करेंगे, और उसी को हम बोलते हैं क्या, प्री एम्फेसिस, ठीक है।
This is done by using a pre-emphasis circuit and is used at the transmitting end just before the modulation takes place। ठीक है, हम इसको ट्रांसमीटर पे यूज करते हैं और कहां पर, जस्ट बिफोर द मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस, जहां पर हम सिग्नल को फाइनली मॉड्यूलेट करने जा रहे हैं उससे पहले। ठीक है क्या कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे एफएम की हम बात कर रहे हैं, तो एफएम क्या है, बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपरेशन इस पे हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कैरियर की। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब क्या है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड घट रहा है तो जो हमारा एसएनआर की वैल्यू होती है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, और किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर नॉइज की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर सिग्नल की वैल्यू हमारे रिड्यूस करेगी तो क्या टोटल सिग्नल टू नॉइज रेशियो घटेगा, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो घटेगा तो उस सिग्नल को अगर हम मॉड्यूलेट करके ट्रांसमीटर पे सेंड करेंगे तो उसको रिकवर करने का पॉसिबिलिटी जो है कम होगी। क्यों, क्योंकि उसमें चैनल की भी नॉइज तो आगे जुड़ जाएगी, और जब नॉइज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारा जो थ्रेशोल्ड अलाउड कंसर्न वैल्यू अलाउड थ्रेशोल्ड होता है उससे ज्यादा नॉइज की वैल्यू इनहेंस कर जाए, और ऐसे केस में सिग्नल को ट्रेस कर पाना मुश्किल हो। इसी के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन से पहले प्री एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और सिग्नल को बूस्ट अप कर देते हैं, ताकि जो सिग्नल हमको ट्रांसमीटर पे मिले उसमें नॉइज एक जो है परमिसिबल लेवल तक ही हो, और हम अपने मूल जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको हम ट्रेस कर पाए। ठीक है, now since the relative SNR for various frequency components has been disturbed, and then those frequencies component which were initially boosted or emphasized are now brought down to the same level to keep the same quality of the signal. This is done by a de-emphasis circuit and is used at the receiving end। ठीक है, तो जो प्रक्रिया हमने ट्रांसमीटर इन पे एम्फेसिस की थी, उसके जस्ट रिवर्स हम उसके सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको डी एम्फेसाइज करेंगे, ताकि हम सिग्नल को मूल अवस्था में जो मैसेज हमने ट्रांसमीटर से सेंड किया था उसको हम रिसीवर पर भेज पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक आज सीखा कि कैसे हम किसी सिस्टम में जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम मैसेज सिग्नल के अनुसार अपने कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्राप्त करते हैं, उसमें नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजते समय सिग्नल प्रॉपर हमारा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो पाए। ठीक है, क्योंकि सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो वहां पर हमने देखा कि प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम एंगल मॉड्यूलेशन से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीजों का डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में यही तक, थैंक यू।